गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से वेदांत पुस्तक का पाठ नंबर 1 शीर्षक है सिल्वर वैली, लेखक मनोहर श्याम जोशी। इस पाठ का सार और इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं। पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न उत्तर भी हैं, तो वो प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। कौन से प्रश्न हैं जो और भी बनते हैं, यानी पाठ में से प्रश्न तो कहीं से भी आ सकते हैं। आपको पूरा लेसन पढ़ना है, विस्तार से पढ़ोगे, आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पाठ को पढ़ा, उसको समझा कि उसमें क्या बताया जा रहा है, उसके बाद उसके अंदर से चाहे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न है, यशोधर बाबू इस लोक की जिंदगी से उबकर परलोक के बारे में अधिक उत्साही बन गए थे। उदाहरण देकर समझाइए। इहलोक और परलोक। इहलोक जो हम जिस संसार में रह रहे हैं, और परलोक यानी ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद दूसरे लोक में चले जाते हैं, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है, ऐसा मानते हैं। वो होता है परलोक। इहलोक जब हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, ये हमारा जो संसार, उसमें हमने जहाँ जीवन लिए, ठीक है, जिंदगी जी रहे हैं, जन्म लिया है, वो इहलोक है। परलोक मरने के बाद जिस लोक में जाते हैं, चाहे स्वर्ग या नरक। तो यशोधर बाबू जो हैं, अब परलोक के बारे में ज़्यादा सोचने लगे थे। तो उसके बारे में बताऊँ। यशोधर बाबू इस लोक की जिंदगी को छोड़कर परलोक की चिंता करने लगे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो यहाँ रहते हुए सोचते हैं कि मरने के बाद जो है हमें स्वर्ग में स्थान मिले, तो उसके लिए पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं ना। अब वो भी क्या करते थे, यशोधर बाबू भी इसके बिड़ला मंदिर में जाते थे। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति रखी थी, उसके आगे हाथ जोड़ते, उनके चरणों में पड़े हुए फूलों को उठा करके आशीर्वाद समझ करके अपने पास रख लेते थे। और पीछे से मंदिर के पीछे उस प्रांगण में पहुंच जाते थे, जहां पर एक महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे होते थे। वहां बैठ करके वो प्रवचन भी सुनते थे। ये सब करने लगे थे ताकि उनका जो परलोक है वो संवर जाए। ठीक है। अगला है, यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखे। यशोधर बाबू की पत्नी जो था, स्वयं को थोड़ा मॉडर्न समझती थी, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख गए थे, तो वो अपने बच्चों का साथ देती थी, जबकि यशोधर बाबू इसमें विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए उनकी पत्नी मतलब समय के अनुसार जो है बिना बाजू की ब्लाउज पहनने लगी थी। अब चाहे बुढ़ापा आ गया था, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, पढ़ लिख गए थे, है ना, तो अच्छी नौकरी भी करने लगा था बेटा, लेकिन फिर भी वो जो है स्वयं को मॉडर्न बनाने के लिए बिना बाजू का ब्लाउज पहनती थी। और रसोई से बाहर यानी घर के बाहर का दाल भात खाने लगी थी। बाहर से कुछ चीज़ लाते थे खाने के लिए, तो वो खा पी लेती थी। ऊंची हील के सैंडल पहनती थी और ऐसे अनेक काम करती थी जो आधुनिक दिखने के लिए जरूरी होते थे। वे अपनी बेटी को फॉलो कर रही थी, यानी जैसे उनकी बेटी करती थी वैसे ही वो कर रही थी। तो ये सब कुछ उनकी बेटी उन्हें करने के लिए कहती थी, बेटी सलाह देती थी और वो ये सब करती थी ताकि वो थोड़ी आधुनिक दिखे। बेटी भी चाहती थी कि मेरी माँ आधुनिक दिखने लगे, ठीक है, कुछ मॉडर्न से बन के रहे, इसलिए वो सब ये करती थी। यशोधर बाबू के मन में किशनदा की कौन सी छवि स्थायी रूप में बसी हुई थी, मतलब ऐसी कौन सी छवि थी, ऐसा कौन सा रूप था जो हमेशा उनके मन में बसा हुआ था। यशोधर बाबू के मन में किशनदा का कौन सा रूप था। यद्यपि यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर अनेक रूपों में देखा था, लेकिन किशनदा जब सुबह घर से निकल करके सैर करने के लिए जाते थे, टहलने के लिए जाते थे, तब उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ होता था, ऊपर से वूलन गाउन
पर गोल विलायती टोपी होती थी और पाँवों में देशी खड़ाऊ पहने होते थे तथा हाथ में छड़ी लिए हुए वो चलते थे। जब सुबह की सैर के लिए जाते थे तो जब उन्होंने उनका जो ये रूप देखा हुआ था, ये रूप हमेशा के लिए यशोधर बाबू के मन में बस गया था। मतलब इस रूप में जब भी वो याद करते थे तो उन्हें इसी रूप में देखते थे। चौथा प्रश्न है, यशोधर बाबू ने किशनदार के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था। अब किशनदार के पास रहते थे तो बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जिनका पालन किशनदार करते थे। जब वो रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में चले गए थे फिर भी यशोधर बाबू उन परंपराओं का पालन करते रहते थे। जैसे घर में होली गंवाना, जनेऊ के दिन सभी कुमाइनों पे जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाना, और जब रामलीला होती थी तो रामलीला की तालीम के लिए मतलब उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने ही क्वार्टर में एक कमरा दे देना। ऐसे अनेक काम थे जो उन्होंने किशनदास से सीखे थे, किशनदास से उन्हें विरासत के रूप में मिले थे। तो ये सारे काम जो है वो करने लगे थे। अब अगला प्रश्न आता है, यशोधर बाबू के बच्चे उनसे सलाह करके कोई काम क्यों नहीं करते थे। तो बच्चों, आपको पता है आजकल के सभी बच्चे ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप को आज के युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी हमें है, जो हमने पढ़ा है, वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उनसे क्या पूछेंगे, उनको क्या पता होगा, ये सोचते हैं, सभी सोचते हैं। तो इसीलिए यशोधर बाबू के बच्चे भी जानते थे कि वो उनके पिता को अब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि बच्चों की नॉलेज अपने माँ बाप से ज़्यादा है। तो बच्चों के मन में यह धारणा थी कि जब पिता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उनसे पूछने से क्या फ़ायदा, तो वो हमें बताएंगे कैसे। इसलिए वो अपने पिता से कुछ भी नहीं पूछते थे। प्रश्न 6, यशोधर बाबू का बड़ा बेटा उनके क्वार्टर को किस प्रकार अपना क्वार्टर बना लेता था। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा जो गवर्नमेंट जॉब करता था, सरकारी नौकरी करता था, वो अपने वेतन में से बहुत सा सामान ले आता था। तभी तो उसने रूम के अंदर कारपेट बिछवा दिए थे, फ्रिज लेके आ गया, कभी सोफा लेके आ गया, कभी पर्दे लगवा दिए। ये सब काम करने लगा ताकि वो उस क्वार्टर पर अपना अधिकार जमा सके। जमाने ही लगा था, मतलब इतनी चीज़ें ले आता था जैसे उसका अपना ही क्वार्टर, जबकि क्वार्टर उसके पिता को मिला हुआ था, उस पर वो अपना हक जमा रहा था, ऐसे सामान ला ला के। यशोधर बाबू आधुनिक जीवन के उपकरण जुटाने की होड़ में क्यों नहीं पड़ना चाहते थे। यानी जो आजकल चीज़ें मिलती है ना, आधुनिक युग में जो सामान मिल रहा है, वैसे उपकरण जुटाने में वो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत शुरू में जब वो गांव में रहते थे तब गरीबी का जीवन जीते थे। अब उनके माता पिता नहीं थे, ठीक है, वो एक अनाथ बालक थे, तो उनकी दूर की एक बुआ ने उनका पालन पोषण किया था। अब जब गांव में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन बिल्कुल सीधा साधा और सरल होता है, तो इसलिए वो भी जो है सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। दिल्ली आकर जब वे किशनदार के पास रुके तो उनके आदर्शों से वे प्रभावित हुए। इसलिए महानगर दिल्ली के सचिवालय में अधिकारी होते हुए भी, सचिवालय में नौकरी करते थे, वहाँ के अधिकारी होते हुए भी वे बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। आधुनिक जीवन के उपकरण जुटाने में और उनका बिल्कुल भी रुझान नहीं था, मतलब आधुनिक उपकरण को इकट्ठा करें, वो लाएं, ऐसे वो नहीं करते थे। इसके लिए उन्हें कई बार उनका विरोध भी झेलना पड़ा, यानी घर के सदस्य ही उनके विरोधी हो गए थे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कुछ लेके क्यों नहीं आते घर पे। उनके तीनों पुत्र और पुत्री अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, जो दिल्ली महानगर की हाई फाई जिंदगी के पक्ष में थे। बच्चे जो पढ़ लिख गए थे और उनकी इच्छा थी कि वो जो है पिताजी हम जो है ऐसे ही रहें जैसे सब लोग रहते हैं। दिल्ली में लोग जो है बहुत हाई फाई जिंदगी जीते हैं, तो वो भी ऐसा चाहते थे। और जबकि वो एक ग्रामीण व्यक्ति थे, गांव के रहने वाले थे और सीधा साधा जीवन जीते थे, तो वैसा ही कर रहे थे। अभी भी वो जो है दिल्ली के जीवन ने उन्हें प्रभावित नहीं किया था। प्रश्न है, यशोधर बाबू संयुक्त परिवार शैली के पक्षधर थे, इसका
उनके पुत्र विरोध करते थे। वो तो जो है ना, संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, तभी जो है जीवन अच्छे से कटता है, वो ये चाहते थे। लेकिन जो परिवार के दूसरे सदस्य थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। उनका जो है अपने रिश्तेदारों के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, बिल्कुल लगाव नहीं था, क्योंकि यशोधर बाबू पहाड़ी ग्रामीण जीवन के वातावरण में पले बड़े थे। पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव में रहते थे जहां सभी लोग मिलजुल करके प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके जीवन यापन करते थे। इसलिए अपने निजी परिवार के साथ साथ उन्हें नज़दीकी पारिवारिक सदस्यों के साथ आत्मीय संबंध बना करके, यानी अपनेपन का संबंध बना करके रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि केवल अपना परिवार ही नहीं बल्कि हमारे जो अन्य रिश्तेदार हैं उन परिवारों के साथ भी अपनेपन का संबंध रखना चाहिए। इसके लिए वे अपनी बहन को हमेशा पैसे भेजते रहते थे। उनके जीजा बीमार थे तो वे उनका पता लेने के लिए जाते थे और ये चाहती थी कि घर के अन्य लोग जो हैं, अन्य सदस्य, वो भी जो है मेरे साथ वहाँ पर पता लेने के लिए जाएं। उनका कहना था कि गरीब रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप से रहकर ही जीवन गुजर अच्छी तरह से हो सकता है और इससे व्यक्ति को सुख मिलता है। लेकिन जो दूसरे सदस्य थे परिवार के, उनके बेटे, पत्नी और बेटी, वो सब जो है इन गरीबों के प्रति, अपने गरीब रिश्तेदारों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। इसका एक ही कारण था कि वो दिल्ली में रहते थे और हाई फाई जिंदगी जीना चाहते थे। इसलिए वो अपने परिवार के जितने भी गरीब रिश्तेदार थे उनको घृणा की भावना से देखते थे। प्रश्न है, यशोधर बाबू किशनदा के पटु शिष्य थे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निपुण शिष्य जिसको बोलते हैं ना, पटु शिष्य, पटु मैंने होता है निपुण। अब क्या है कि मैट्रिक पास करने के बाद यशोधर बाबू दिल्ली आ जाते हैं। वहाँ पर किशनदा नामक पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र के एक निवासी हैं जो सचिवालय में उच्च अधिकारी थे। ठीक है, जब वो भी पहाड़ी इलाके से आते हैं तो वो भी पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में पले बड़े थे। किशनदा भी, तो वो भी सचिवालय में उच्च अधिकारी थे। पहाड़ी गांवों से आने वाले बेरोजगार युवक जो होते थे उनको किशनदा अपने घर में आश्रय देते थे और इसके साथ साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी भी दिलवाते थे। यशोधर बाबू के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे किशनदा के क्वार्टर पर में महीनों तक उनके साथ रहे और इससे वहाँ रहते हुए पढ़े और पढ़ने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई। उनके जीवन पर किशनदा के जीवन का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसका पालन उन्होंने किशनदा की मृत्यु के बाद भी किया। पहाड़ी संस्कृति का सम्मान करना, दिल्ली में रहने वाले पहाड़ी बंधुओं को विविध त्योहारों पर इकट्ठे करना आदि वे परंपराएं थी जिनका पालन किशनदा की तरह यशोधर बाबू भी करते थे। यानी जो लोग पहाड़ों से आते थे, दिल्ली में आकर के पढ़ाई करते थे, उन सबको इकट्ठा करते, त्यौहार मनाते थे। ये जो है किशनदा भी करते थे, तो ऐसा ही यशोधर बाबू भी करने लगे थे। इसलिए लोग उन्हें किशनदा का मानस पुत्र भी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वास्तव में ही यशोधर बाबू किशनदा के पटु शिष्य थे। प्रश्न है, यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा? यशोधर बाबू जीवन भर नए नए विचारों को अपनाने की पक्ष कर रहे थे। हम उनको प्रगतिशील चिंतक तो नहीं कह सकते, लेकिन समय के साथ कदम मिलाकर चलते थे। वे इस बात में कभी पीछे नहीं हटते थे कि समय के अनुसार स्वयं को थोड़ा बहुत बदल लेते थे। बिल्कुल आधुनिक तो उन्होंने नहीं बनाया अपने आप को, लेकिन समय के अनुसार बदल देते थे, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि सिल्वर वेडिंग को देशी परंपरा मानते थे। ये विदेशों में ऐसा होता है, अंग्रेजों में होता है कि सिल्वर जुबली बनाई जाती है। शादी के जब 25 साल हो जाते हैं तब सिल्वर जुबली मनाते हैं। जब शादी को 50 साल हो जाती है तो जो है गोल्डन जुबली मनाई जाती है। यानी लोग पार्टी शार्टी करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, इकट्ठे होके लोगों को इनवाइट करते हैं, सब लोग आते हैं इस पार्टी में। तो इस तरह से ये मनाते हैं।
तो अब यशोधर बाबू की शादी को भी 25 साल हो गए थे। तो सिल्वर वेडिंग को विदेशी परंपरा मानते थे और उसके विरोधी थे, लेकिन फिर भी जब ऑफिस के अन्य कर्मचारियों ने उनसे पार्टी मांगी तो उन्होंने पैसे दे दिए कि वो जो है इसकी पार्टी कर ले भी। मतलब इसमें जो है चाहे वो विरोधी थे लेकिन फिर भी उनकी बात को उन्होंने मान लिया था। इस प्रकार से बहुत सी अन्य घटनाएं भी हैं जिनको मतलब जो इन बाबू की नई जीवन दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि उनका व्यवहार सभी के प्रति सम्मान और सहानुभूति का था। वे सबका सम्मान करते थे और सबसे सहानुभूति रखते थे। तो बच्चों, ये प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने आपको समझाए हैं। आप इसे ध्यान से समझोगे और याद करोगे। बाकी के प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।